कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में पैदा हुए हैं जहां आपका नाम कुछ भी मायने नहीं रखता, जहां शक्ति और गौरव केवल सबसे धनी और प्रभावशाली लोगों के लिए आरक्षित हैं। ईसा पूर्व पहली सदी का रोम ऐसा ही एक शहर था, जीवंत लेकिन महत्वाकांक्षा, विश्वासघात और रक्तपात से विभाजित। यही वह मंच था जहां युवा कुलीन जूलियस सीजर, जो संपत्ति से रहित था, बड़े सपने देखने की हिम्मत करता था। एक ऐसा समय जब राजनीति साजिशों और नाजुक गठबंधनों से हावी थी, सीजर ने वहां अवसर देखा जहां अन्य केवल अराजकता देखते थे। वह सिर्फ एक इंसान नहीं था, वह महत्वाकांक्षा, साहस और अडिग नियति का प्रतीक था। लेकिन क्या चीज उसे प्राचीन रोम का सबसे महान नेता बनाती है, और उसकी इतनी महानता की कीमत क्या थी? पता लगाइए कि कैसे सीजर ने इतिहास के प्रवाह को हमेशा के लिए बदल दिया। हिस्सा 1, जूलियस सीजर की उत्पत्ति। जूलियस सीजर का जन्म 100 ईसा पूर्व में हुआ था, एक कुलीन परिवार गेंस जूलिया में, जो खुद को देवी वीनस की वंशज मानता था। हालांकि इस दिव्य संबंध के बावजूद उनके परिवार ने अपनी अधिकांश शक्ति और संपत्ति खो दी थी। बचपन से ही सीजर ने रोम की राजनीतिक चुनौतियों और सत्ता संघर्षों का सामना किया। जब लूसियस कॉर्नेलियस सूला, एक निर्दयी तानाशाह, ने रोम का नियंत्रण संभाला, तो सीजर को अपनी पहली बड़ी परीक्षा देनी पड़ी। उन्होंने कॉर्नेलिया से शादी की थी, जो सूला के राजनीतिक शत्रु की बेटी थी। इस वजह से उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। यह घटना उनके चरित्र को आकार देने वाली साबित हुई। उन्होंने लचीलापन, चतुराई और दृढ़ संकल्प सीखा। निर्वासन के दौरान सीजर ने अपने सैन्य करियर की शुरुआत की और एशिया माइनर में अभियानों के दौरान अपनी बहादुरी और रणनीतिक कौशल से खुद को अलग दिखाया। रोम लौटने के बाद सीजर ने अपनी राजनीतिक बुद्धिमत्ता का उपयोग जनता के करीब जाने के लिए किया। उनका व्यक्तित्व करिश्माई था, वे प्रभावशाली वक्ता थे और लोगों के दिल और दिमाग जीतने में माहिर थे। यह अनूठा संयोजन उन्हें गणराज्य के लिए अपरिहार्य बना देता। हिस्सा 2, पहला त्रयी और कौंसिल बनने का मार्ग। सीजर की रोम की राजनीति में वापसी उनकी गठजोड़ बनाने की क्षमता द्वारा चिन्हित थी। उन्होंने रोम के 2 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों, पोम्पे और क्राइसस, के साथ मिलकर पहला त्रयी बनाया। यह गठजोड़ सीजर को 29 ईसा पूर्व में कौंसिल बनने का अवसर प्रदान करता है, जहां उन्होंने जनसाधारण के लिए सुधारों को बढ़ावा दिया, जैसे कि युद्ध में शामिल हुए पुराने सैनिकों और निम्न वर्ग के लिए जमीन का वितरण। हालांकि यह प्रगति बिना दुश्मनों के नहीं आई। रोम की उच्च वर्ग ने सीजर को एक खतरे के रूप में देखा, एक ऐसा राजनीतिज्ञ जो अपने स्वार्थ के लिए सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था। उन्हें सीनेट से नफरत थी, लेकिन जनता द्वारा प्यार किया जाता था। इन 2 दुनियाओं के बीच तनाव बढ़ रहा था और हर कदम के साथ सीजर सत्ता की ओर बढ़ रहा था। अपने कौंसिल बनने के बाद सीजर ने गालिया में प्रांतों का कमान संभाला, एक ऐसा पद जो उसे अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर ले गया, युद्ध जो उसे एक किंवदंती बना देंगे। हिस्सा 3, गौल युद्ध। युद्ध के मैदान में सीजर की चमक। 18 से 50 ईसा पूर्व के बीच सीजर ने इतिहास की सबसे सफल सैन्य अभियानों में से एक का नेतृत्व किया। उन्होंने गौल, वर्तमान फ्रांस और बेल्जियम पर विजय प्राप्त की, शक्तिशाली जनजातियों को हराया और रोम के क्षेत्रों का विस्तार किया। उनकी सबसे प्रसिद्ध विजय एलेसिया की लड़ाई में हुई, जहां उन्होंने गौल नेता वर्सिंगेटोरिक्स का सामना किया। सीजर ने अपनी घेराबंदी के बीच रणनीति की चतुराई और प्रेरणादायक नेतृत्व के संयोजन के साथ स्थिति को पलट दिया। यह विजय उनके महानतम जनरल के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत कर गई। इस बीच उन्होंने अपनी जीतों का दस्तावेजीकरण गौल युद्ध पर टिप्पणियां में किया, जो एक प्रकार से प्रचार और ऐतिहासिक रिकॉर्ड दोनों का कार्य करता था। उन्होंने खुद को रोम का उद्धारक के रूप में प्रस्तुत किया, जो गणराज्य के हितों की रक्षा और विस्तार करने में सक्षम था। भाग 4, रूबिकॉन और गृह युद्ध। सीजर, पोम्पेई और सीनेट के बीच तनाव। गौल में सीजर की सैन्य सफलता ने न केवल उन्हें रोम के सबसे महान जनरलों में से एक के रूप में स्थापित किया, बल्कि रोम में गहरे प्रतिद्वंद्विता भी उत्पन्न की। उनकी विजय ने गणराज्य की सीमाओं का विस्तार किया और रोम के खजाने को लूटे गए धन से भर दिया। लेकिन यह रोम की उच्च वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं था, जिन्होंने उन्हें सत्ता के संतुलन के लिए
खतरा मानना शुरू कर दिया था। पोम्पेई, जो पहले सीजर के पहले त्रिकोणीय गठबंधन का साझेदार था, अब पुराने दोस्त में एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी देखता था। सीनेट, जो पोम्पेई से प्रभावित था और सीजर की बढ़ती शक्ति से नाराज था, ने आदेश दिया कि वह अपनी सेनाओं का नियंत्रण छोड़ दे और सामान्य नागरिक के रूप में रोम लौटे। यह आदेश सीजर की सत्ता के खिलाफ सीधा चुनौती था और यह गणराज्य के संस्थानों के प्रति उसकी निष्ठा का परीक्षण था। वहीं सीजर जानता था कि बिना सैन्य कमान के रोम लौटना उसका राजनीतिक प्रभाव खो देने और अपनी अभियानों के दौरान किए गए शक्ति के दुरुपयोग के लिए मुकदमे का सामना करने जैसा होगा। वह एक मोड़ पर था। क्या वह सीनेट का पालन करे और अपनी जान और धरोहर को जोखिम में डाले, या रोम की परंपराओं को चुनौती दे और शक्ति हासिल करने के लिए बल का उपयोग करे? रूबिकॉन पार करना। ईसा पूर्व 29 में सीनेट के दबाव में सीजर ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने रोम के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने अपनी सेनाओं को रूबिकॉन नदी तक ले जाया, जो उसकी प्रांत और रोम के क्षेत्र के बीच कानूनी सीमा का प्रतीक था। जब सीजर ने अपनी लीगियंस के साथ रूबिकॉन पार किया तो उसने रोम कानून का उल्लंघन किया, जो किसी भी जनरल को अपनी सेनाओं को इटली में लाने की अनुमति नहीं देता था जब तक सीनेट की अनुमति नहीं हो। इस निर्णायक पल में सीजर ने प्रसिद्ध वाक्य अलिया आयाक्टा EST, किस्मत ने अपना रास्ता चुन लिया है, कहा। यह कृत्य केवल पोम्पेई के खिलाफ नहीं बल्कि गणराज्य के खिलाफ भी एक युद्ध की घोषणा थी। रूबिकॉन पार करना एक ऐसा प्रतीक बन गया जो निर्वर्तनीयता और साहस का प्रतीक था, जो उस क्षण का प्रतीक था जब सीजर ने रोम के भाग्य को अपने हाथों में लिया, बजाय इसके कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों के नियंत्रण में रहता। गृह युद्ध। सीजर का यह कृत्य रोम को एक विनाशकारी गृह युद्ध में डुबो देता है, जहां उसने अपनी सैन्य क्षमताओं और शानदार रणनीतियों को प्रदर्शित किया। सीजर ने जल्दी ही इटली में प्रवेश किया और महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर लिया, बिना किसी बड़ी प्रतिरोध का सामना किए। पोम्पेई और उसके सहयोगी सीनेट सदस्य, जो पूरी तरह से चौंक गए थे, पूर्व की ओर भाग गए, जहां उन्होंने सीजर के खिलाफ बल जुटाना शुरू किया। युद्ध ने 48 ईसा पूर्व में थेसली में फारसालस की लड़ाई में अपने चरम पर पहुंचने के बाद, जहां सीजर ने पोम्पेई का सामना किया। संख्यात्मक रूप से कम होते हुए भी सीजर ने अपनी अनुभवी और वफादार सैनिकों के साथ अद्वितीय रणनीतियों का इस्तेमाल किया। परिणाम स्वरूप सीजर को एक शानदार जीत मिली और पोम्पेई की सेना नष्ट हो गई। पोम्पेई शरण के लिए मिस्र भागे, लेकिन उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी टॉलेमी खारी द्वारा धोखा दिया गया, जो सीजर को खुश करना चाहता था। पोम्पेई की हत्या कर दी गई और उसका सिर एक उपहार के रूप में सीजर को भेजा गया। हालांकि यह घटना सीजर के लिए खुशी का कारण नहीं बनी, उसने इसके बजाय गुस्से का इजहार किया और हत्या में शामिल लोगों की फांसी का आदेश दिया। इस घटना ने सीजर के चरित्र की जटिलता को उजागर किया, क्योंकि वह दुश्मनों के बीच भी सम्मान की कद्र करता था। पावर का समेकन। पोम्पेई की मृत्यु के बाद सीजर रोम के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। उनकी विजय ने न केवल गृह युद्ध को समाप्त किया, बल्कि प्राचीन गणराज्य की शक्ति प्रणाली के अंत को भी मजबूत किया। हालांकि कुछ प्रांतों में अभी भी प्रतिरोध था, उन्होंने जल्दी ही अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उन्हें 10 वर्षों के लिए तानाशाह नियुक्त किया, जो उनके जीवन काल के लिए सत्ता नियंत्रण की ओर कदम बढ़ा रहा था। रूबिकॉन के पार जाने और उसके बाद के गृह युद्ध ने न केवल सीजर के करियर को बदल दिया, बल्कि रोम गणराज्य के पतन की शुरुआत को भी चिह्नित किया। ये घटनाएं रोम के साम्राज्य की स्थापना के लिए उत्प्रेरक का काम करती हैं, जो पश्चिमी इतिहास को सदियों तक परिभाषित करने वाला एक नया शासन प्रणाली था। भाग 5। रोम का तानाशाह और अंतिम त्रासदी। रोम के इतिहास के सबसे महान विजेताओं में से एक के रूप में रोम लौटने के बाद जूलियस सीजर को 44 ईसा पूर्व में आजीवन तानाशाह नियुक्त किया गया, जो रोम गणराज्य में अभूतपूर्व था। यह क्षण उनके राजनीतिक करियर का शिखर था, लेकिन इसने उनके भाग्य को भी तय कर दिया। उनका नेतृत्व गहरे सुधारों और कार्यों से चिह्नित था, जिन्होंने प्राचीन रोम को आकार दिया और विश्व इतिहास पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला। तानाशाह के रूप में सीजर का एक स्पष्ट दृष्टिकोण था।
एक ठहरे हुए गणराज्य को सुधारना और जन समूहों की जरूरतों को पूरा करना। उन्होंने जुलाई कैलेंडर की शुरुआत की, जिसने प्राचीन रोम के कैलेंडर को सुधारते हुए मिस्र के गणनाओं पर आधारित किया। यह परिवर्तन 1600 वर्षों तक लागू रहा। केवल आज के ग्रेगोरियन कैलेंडर में मामूली बदलाव किए गए। सीजर ने यह सुनिश्चित किया कि युद्ध के पूर्व सैनिकों और भूमिहीन नागरिकों को संपत्ति मिल सके, जिससे सामाजिक और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिला। उन्होंने इटली के बाहर के प्रांतों के लोगों को नागरिकता का अधिकार दिया, जिससे उनके समर्थन का आधार मजबूत हुआ। उन्होंने कर्ज कम किया, बेरोजगारी को कम करने के लिए सार्वजनिक कार्यों की शुरुआत की और रोम की मुद्रा का मूल्य बढ़ाया। उन्होंने सीनेटरों की संख्या बढ़ाई, प्रांतों से प्रतिनिधियों को शामिल किया, जिससे विधायिका का शक्ति संतुलन बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही पारंपरिक सीनेट की ताकत को कमजोर किया। साजिश और हत्या। नफरतें एक साजिश में बदल गईं, जिसे 60 से अधिक सीनेटरों ने नेतृत्व किया, जिनमें से कासियस, कास्का और ब्रूट्स शामिल थे, जिनका सीजर के साथ करीबी संबंध था। 44 ईसा पूर्व 15 मार्च को हत्या के लिए चुना गया दिन मार्च के आइड्स के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि यह दिन गणराज्य में रणों का निपटान करने के पारंपरिक दिन के रूप में जाना जाता था। उस कुख्यात दिन सीजर को पोम्पी थिएटर में एक बैठक के दौरान हमला किया गया, जहां सीनेट अस्थायी रूप से एकत्रित था। उन्हें 23 बार छुरा मारा गया। इतिहासकारों के अनुसार पहले प्रतिरोध करने के बाद सीजर ने स्वीकार कर लिया, जब उन्हें यह एहसास हुआ कि ब्रूट्स भी साजिशकर्ताओं में था। क्या तुम भी ब्रूट्स? यह वाक्य, हालांकि ऐतिहासिक रूप से पुष्टि नहीं हुई, विश्वासघात का प्रतीक बन गया और आज भी वफादारी और शक्ति पर चर्चाओं में गूंजता है। सीजर की अमर धरोहर। सीजर की मृत्यु ने गणराज्य को बहाल नहीं किया, जैसा कि साजिशकर्ताओं ने अपेक्षित किया था। इसके विपरीत इसने ऐसे संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू की जो रोम के साम्राज्य के जन्म की ओर ले गए। उसकी छवि एक राजनीतिक नेता से लेकर एक प्रकार की लोकप्रिय देवता में बदल गई। उसकी श्रद्धांजलि में क्विंटिलिस महीने का नाम बदलकर जुलाई कर दिया गया और उसे सीनेट द्वारा दिव्य जूलियस, डिवोस जूलियस के रूप में देवीकृत किया गया। सीजर ने एक मिश्रित धरोहर छोड़ी। कुछ के लिए वह एक दूरदर्शी सुधारक था, दूसरों के लिए वह एक तानाशाह था जिसने गणराज्य की परंपराओं को नष्ट कर दिया। लेकिन एक बात निश्चित है, उसकी उन्नति और पतन ने रोम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसे गणराज्य से साम्राज्य में बदल दिया, जो सदियों तक दुनिया पर शासन करेगा। जूलियस सीजर का जीवन महत्वाकांक्षा, विजय और त्रासदी का एक महाकाव्य था। उसने रोम में शक्ति की अवधारणा को फिर से परिभाषित किया और एक ऐसा धरोहर छोड़ा जो आज भी इतिहास में गूंजता है। उसकी उन्नति केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं थी, बल्कि एक युग का प्रतिबिंब था, जो बदलावों, संघर्षों और महिमा की निरंतर खोज से चिह्नित था।